नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के बीच लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव की खबरें सुर्खियों से नदारदा अब भले ही हो गई हों, लेकिन सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार है। अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज के स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में ये दावा किया था कि दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं और कोई भी खतरे की गलत गणना सशस्त्र संघर्ष में बदल सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन की सेना अनिश्चित समय तक अक्साई चीन में एलएसी पर और डोकलाम में तैनाती रह सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। चीन की नजर भारत की जमीन पर है, एलएसी पर जंग के हालात हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका इसे कोई खास महत्व नहीं दे रहा है। हाल ये हो गया है कि इस साल की शुरुआत में प्रकाशित अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के वार्षिक खतरा आकलन में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव को दुनिया में अन्य मौजूदा सभी संघर्षों, खतरों और तनावों के बीच केवल एक पैराग्राफ में समेट दिया गया था। ऐसे में सवाल यही है कि क्या चीन की साजिश की गंभीरता से अमेरिका समेत पूरी दुनिया अनजान है या फिर आंखें मूंदे बैठी हुई है? इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। दुनिया भर में रूस, यूक्रेन और हमास इजराइल के बीच चल रही जंग सुर्खियां बन रही हैं। दुनिया इस जंग पर चिंता जता रही है, लेकिन इस सब के बीच चीन की साजिश की खबरें दबती जा रही हैं। चीन भारत के साथ लगती सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की भड़काऊ गतिविधियों ने दोनों देशों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। थोड़ी सी गलती की चिंगारी एक बड़े युद्ध की आग को भड़का सकती है। चीन LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और इसे लंबे समय तक तैनात करने की रणनीति पर कार्य कर रहा है, लेकिन दुनिया का इस पर ध्यान नहीं। हाल ये है कि इस साल की शुरुआत में प्रकाशित अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के वार्षिक खतरा आकलन में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव को दुनिया में अन्य मौजूदा सभी संघर्षों, खतरों और तनावों के बीच केवल एक पैराग्राफ में समेट दिया गया था। रिपोर्ट का आकलन था कि भारत और चीन के बीच विवादित सीमा उनके द्विपक्षीय संबंधों में तनाव की वजह बनी रहेगी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच 2020 के बाद से सीमा पर कोई बड़ी झड़प नहीं हुई है, लेकिन वो बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती बनाए हुए हैं। दोनों सैन्य बलों के बीच छिटपुट मुठभेड़ों से गलतफहमी और सशस्त्र संघर्ष में वृद्धि का जोखिम है। इस वर्ष अप्रैल में US आर्मी वॉर कॉलेज के स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट ने 2020 से 21 में अक्साई चीन में पर्वतीय सीमा पर PLA की गतिविधियों की गहन जांच की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके लेखक डेनिस ने मुख्य रूप से इस बात पर फोकस किया कि कैसे PLA ने 15 से 16 जून 2020 को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसा भड़काने के बाद तेजी से सैनिकों को इस क्षेत्र में भेजा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सेना ने अपने लॉजिस्टिक क्षमताओं में काफी इजाफा किया है। इसी वजह से गलवान की घटना के बाद चीन ने बेहद सीमित समय में बड़ी संख्या में सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया था। माना जा रहा है कि चीन ने 2020 की घटना के बाद से करीब 10,000 सैनिकों की सीमा पर तैनाती की है। इसमें इंजीनियर्स और आर्टिलरी के अलावा सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। वहीं अक्साई चीन के 400 किलोमीटर के इलाके में चीन के करीब 20,000 सैनिक तैनात हैं। वहीं बीजिंग और हांगकांग में पूर्व अमेरिकी रक्षा अताशे का आकलन था कि क्षेत्र से बाहर के सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भारतीय सेना और सरकार के साथ बातचीत को छोड़ दे तो PLA अक्साई चीन में LAC के पास और डोकलाम में सीमा पर अनिश्चित काल तक सेना की तैनाती बनाए रखने को तैयार है।
चीन की साजिश बड़ी है, लेकिन दुनिया या तो इस खतरे से अनजान है या फिर आंखें मूंदे हुए है। लेकिन चीन की हर हरकत पर भारत की नजर है। भारत चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर चीन अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देखिए, इसी बात को लेकर लगातार अब सवाल उठ रहा है कि क्यों आखिर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और चीन तो बाज आए ना आए, लेकिन भारतीय सीमा पर जिस हिसाब से लंबे समय से चीनी सैनिक तैनात रहने की बात अब सामने आ रही है, 20,000 से ज्यादा चीनी सैनिक तैनात किए जाएंगे। क्या ये इतना बड़ा खतरा, युद्ध का दावा तक अमेरिकी रिपोर्ट में किया जा रहा है, क्या इतना बड़ा युद्ध का खतरा अब पूरी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है? हमास, इजराइल, तमाम ऐसे युद्ध हो रहे हैं जिन पर सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी की नजर ना जाना, क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में ये एक चेतावनी हो सकती है कि दुनिया का इस पर ध्यान नहीं गया। वार्षिक खतरा आकलन की एक रिपोर्ट सामने आती है, उसमें भी महज एक पैराग्राफ में इसे समेट दिया जाता है, किसी तरह का कोई महत्व नहीं दिया जाता। देखने वाली बात होगी कि ये जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, इस पर किस तरह से इसका समाधान निकलता है और दुनिया इस पर किस तरह से रिएक्ट करती भी नजर आती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ JS सोढ़ी जी हैं जो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है JS सोढ़ी जी आपका इस कार्यक्रम में। और राजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। शुरुआत में संजीव जी आप ही से करना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से लगातार बार बार ये खबरें आ रही हैं कि जो सीमा है उस पर सैनिकों की तैनाती की जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो ये तक कहा जाने लगा है कि 20,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती 6 महीने से लेकर अब साल भर तक की जाएगी। क्या संदेश देने की कोशिश है? लगातार चीन बाज क्यों नहीं आना चाहता है? उसकी नजर भारत की जमीन पर आखिर किस वजह से टिकी हुई है कि वो उस क्षेत्र को छोड़ने में बिल्कुल कोई कोताही नहीं करना चाहता? देखिए वक्ता जी, चाइना वर्तमान समय में शी जिनपिंग के नेतृत्व में अति महत्वाकांक्षी व्यवहार कर रहा है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचार ऐसे हैं कि चाइना को अपने ड्रीम्स को हासिल करने का समय आ गया है। चाइना के एक राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग हुआ करते थे। उनके समय में चाइना के अंदर सोच ये थी कि अपनी एबिलिटीज को छुपा करके रखो और समय का इंतजार करो, हाइड योर एबिलिटीज और बाइड योर टाइम, इस तरीके की सोच वहां रहा करती थी। लेकिन अब जो शी जिनपिंग है, चाइना के जब से राष्ट्रपति बने हैं 2013 से, उसके बाद से उनका जो चाइना का जो व्यवहार है वो लगातार आक्रामक होता जा रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग चाइना ड्रीम की बातें करते हैं। वो पूरी इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं और पूरे इंडो पैसिफिक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में 2049 तक वो दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहते हैं। अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ देना चाहते हैं। और उनके जो स्टेटेड गोल्स हैं कि 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को पूरा करना और 2049 तक पूरे विश्व पर शासन करना। मिडिल किंगडम की जो चाइना की सोच रहती है कि जिसमें कि चाइना अपने आप को पूरे विश्व के केंद्र में रखता है और अन्य राष्ट्रों को पेरीफेरी पे रखता है, वो इस तरीके की जो आधिपत्यवादी उपनिवेशवादी सोच के साथ काम कर रहे हैं। और जहां तक भारत का प्रश्न है, तो आप जानते हैं कि चाइना के अंदर एक पाम एंड 5 फिंगर्स की स्ट्रेटजी है, जिसमें कि तिब्बत को माओ जेडोंग अपने चाइना के राइट हैंड का पाम कहा करते थे और लद्दाख और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान और जो 5 जो क्षेत्र हैं उसको वो चाइना के 5 फिंगर्स कहा करते थे। तो ये जो लद्दाख का जो पूरा क्षेत्र है और इसके ऊपर चाइना की लगातार दृष्टि रहती है। और सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरा जो इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया आप देख लीजिए, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सभी पर चाइना की एक कुदृष्टि रहती है। लेकिन वर्तमान समय में जहां तक वर्तमान की जो लद्दाख की स्थिति का प्रश्न है, तो वहां पर चाइना अपने ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट्स को ऐसा लगता है कि वो लंबे समय तक बनाने की रणनीतियों पर काम कर रहा है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि चाइना का जो चैलेंज है
वो एक शॉर्ट टर्म का ही नहीं, मीडियम टर्म का ही नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है। और भारत को भी अपने चाइना के चैलेंज को डील करने के लिए अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा और पूरे एलएसी पे ऐसा करना होगा। और जाहिर है कि चाइना का जो चैलेंज है वो अति महत्वाकांक्षी जो शी जिनपिंग का व्यवहार है उसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म का चैलेंज है। जैसे कि मैंने कहा 2049 तक का इनका प्लान है। तो भारत को भी जो अपनी रणनीतियां बनानी होंगी वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाना होगा। चाइना का मुकाबला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकत के साथ ही किया जा सकता है। चाइना ताकत से ही डील किया जा सकता है, ताकत की भाषा वो समझता है। इसी वजह से भारत को भी इसी तरीके के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं और इसी तरीके की जो तैयारियां हैं वो करनी होंगी, तभी चाइना को लगाम में रखा जा सकता है। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। चीन को उसी हिसाब से और उसी भाषा में जवाब देना उचित होगा जिस जवाब को, जिस उसको वो लोग समझते हैं। लेकिन जिस तरह से बात अगर जय सोडी जी की जाए रक्षा के क्षेत्र में, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि एलएसी पर जंग के हालात बने हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अमेरिका इसे किसी तरह का कोई महत्व देता नजर नहीं आता। अपनी रिपोर्ट में ये दावा जरूर करता है कि युद्ध का खतरा बरकरार है, लेकिन इसे एक छोटे से पैराग्राफ में जब एक इतनी बड़ी खबर निकलती है, वार्षिक आकलन जब किया जाता है, तो सिर्फ एक पैराग्राफ में आप समेट देते हैं इतनी बड़ी चीज को। आखिर इस तनाव को, ये जो इतनी बड़ी समस्या नजर आ रही है जो जंग में तब्दील हो सकती है, जो जंग होने के आसार आ रहे हैं, सर नहीं लगता है कि दुनिया इसको बहुत ढीले उसमें ले रही है कि ये आगे आने वाले वक्त में किस तरह से हमारे सामने होगा? इस पर किसी तरह का रिएक्शन क्यों नहीं है? जय हिंद वक्ता जी। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक था 2024 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि भारत और चीन और पाकिस्तान के बीच में इतना तनाव बढ़ रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब ये तीनों देश एक दूसरे के साथ जंग पे जाएंगे। जी। सारी टाइमलाइंस या सीमा रेखाएं इस तरफ पॉइंट कर रही हैं कि 2035 पे 2 फ्रंट वॉर होगा, जब 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। अब जहां तक आपका प्रश्न है वक्ता जी कि अमेरिका इसको ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है, दुनिया इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रही है, उसका कारण ये है कि अमेरिका के लिए ना जम्मू कश्मीर की कोई खास अहमियत है, ना ही अरुणाचल प्रदेश के लिए, यानी कि अमेरिका के लिए भारत की ओवरऑल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अहमियत नहीं है। जी। अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है वो है ताइवान को बचाना, क्योंकि सारी टाइमलाइंस पॉइंट करें कि 2027 पे चीन ताइवान पे हमला करेगा और उसके बाद अगला जो युद्ध होगा वो चीन स्प्रैटले आइलैंड्स के लिए करेगा। तीसरा नंबर जो युद्ध होगा वो भारत की होगा, जो मैंने बताया 2035 के लिए। अब जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका एक व्यापारी देश है। अमेरिका के लिए जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का कोई महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसके लिए चीन हमला करता है तो उससे अमेरिका के व्यापार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चीन ताइवान पे हमला करता है और ताइवान पे कब्जा कर लेता है और स्प्रैटले आइलैंड पे कब्जा कर लेता है तो पूरा साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत इलाका चीन के लिए खुल जाएगा और उससे चीन को सुरक्षा और व्यापार में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इस वक्त सारी जो अमेरिका की एनर्जी है, सिनर्जी है, वो सिर्फ ताइवान को बचाने के लिए जा रही है। इसलिए जहां तक भारत की बात है, भारत को ये चीज यकीन करनी चाहिए कि हम पे अगर ये युद्ध जैसी आपदा आ गई, हमारा कोई मित्र नहीं है, हमें अकेले ही इस युद्ध का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये समझने वाली बात है ना जय सोडी जी की सामना तो अकेले चलिए कर लिया जाएगा, लेकिन क्या इस चीन की गंभीरता की, साजिश की जो गंभीरता है, इसे अमेरिका चलिए छोड़ भी दे, क्योंकि अमेरिका का जो सिक्योरिटी रीजंस है वो भारत से कोई लेना देना नहीं मानता, जैसे कि आपने कहा। लेकिन क्या पूरी दुनिया इससे अनजान है? क्या पूरी दुनिया को ही आंख मूंद लेना चाहिए
क्या उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि चीन जब अगर जंग के हालात पैदा करेगा तो दिक्कत परेशानियां तो उसके साथ भी बढ़ेंगी, व्यापार को लेकर और तमाम चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चलती हैं, तो क्या किसी में कोई बाधा परेशानी नहीं आएगी किसी भी देश को? वक्ता जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपको सलाम करता हूं, बल्कि मैं पूरे एपीएन को सलाम करता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ ही चंद मीडिया चैनल हैं जो कि चीन के खतरे के बारे में खुले आम पे डिस्कशन कर रहे हैं, और इन गिने चुने चैनलों में से एपीएन है। वक्ता जी, हकीकत यह है कि दुनिया में 195 देश हैं, जिसमें से चीन का व्यापार तकरीबन हर देश के साथ है और 120 देशों के साथ चीन उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और इसीलिए दुनिया के अधिकतर देशों में, दुनिया के अधिकतर मीडिया चैनल्स में चीन के खतरे की बात कोई करता ही नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये गिने चुने चैनल जो चीन के खतरे की बात करते हैं, और हकीकत ये है कि चीन का खतरा आज सबसे बड़ा खतरा है, भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हमें याद होगा 1998 में भारत के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था कि भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन है। उन पे इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें यह बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, श्री जॉर्ज फर्नांडिस का बयान बिल्कुल सही और सटीक था। तो बहुत जरूरी हो जाता है दुनिया के जितने मीडिया हाउसेज हैं, दुनिया के जितने प्रिंट पब्लिकेशन हैं, उन्हें चीन के खतरे में के बारे में खुले आम पे बातचीत डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो दुनिया में डेमोक्रेसी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और चीन इस दुनिया का सत्ताज बादशाह बन जाएगा। बिल्कुल। देखिए संजीव श्रीवास्तव जी, ये गलत आकलन एक भड़का सकता है जंग को। रिपोर्ट में ये कहा गया है, क्या अमेरिका इस बात से खुद का पल्ला खींच लेना चाहता है कि अगर हम एक ज्यादा बड़ा आकलन कर देंगे तो जंग के आसार बन जाएंगे, या फिर हम छोटा आकलन कर देंगे तो इस जंग को हम होने से बचा सकते हैं? ये तो साफ तौर पर अमेरिका एक दोहरी राजनीति भारत के साथ कर रहा है कि खुलकर ये भी नहीं जता सकता कि भारत और चीन के बीच आने वाले वक्त में एक जंग हो सकती है और उसके लिए हर देश को तैयार रहना चाहिए। अब अमेरिका को किस बात का डर है? वो तो इतनी बड़ी सुपर पावर है। देखिए वक्ता जी, मैं यहाँ पर ये कहूंगा, जैसा कि सोदी साहब ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये जो हमारी राष्ट्र की जो रक्षा का जो विषय है उसका आकलन हमें स्वयं करना होगा और स्वयं को अपने आप को इस तरह से तैयार रखना होगा कि हम चाइना के ऊपर आवश्यकता पड़ने पर विजय हासिल कर सकें। और इसके लिए हमें अपनी पूरी तैयारियां करनी होंगी। साथ ही साथ चाइना का जो आर्थिक जो उसका बाइकॉट है वो भी करना होगा। चाइना के जो सामान जो है आते हैं, चाइना जो भारत के बाजारों से इतना बड़ा मुनाफा उठाता है, उसको भी हमें लगातार कम करना होगा ताकि उसको आर्थिक रूप से भी उसके ऊपर चोट पहुंचाई जाए। और चाइना को वर्तमान की सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो व्यापार और सीमा का जो विवाद की स्थितियां खड़ी करना, ये साथ साथ भारत को स्वीकार नहीं है। और भारत यद्यपि कि पोस्ट कोरोना की जो इकोनॉमी की रिकवरी के समय की जो डिमांड इतनी ज्यादा है कि आज भी आप देखिए तो भारत और चाइना के बीच का व्यापार बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन इस व्यापार को कम करना होगा। आम जनता को भी इसके लिए जागरूक होना होगा कि वो भारत के वस्तुओं में, भारत के बने हुए सामानों को खरीदें। चाइना के वस्तुओं के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है, जो कई दशकों से डेवलप कर ली गई है, उसको कैसे कम किया जाए। तो ये मेरा मानना है कि चाइना, जो कि पूरे विश्व के आर्थिक सहयोग की वजह से वो दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी बना 1979 के बाद से, जब पूरे विश्व ने और विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्रीज में जो औद्योगिक राष्ट्र थे, उन्होंने जब सप्लाई चेन स्थापित की तो चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया। और चाइना अब इतना उसके पास पैसा आ गया कि उसी पैसे की बदौलत वो दुनिया पर शासन करना चाहता है। लेकिन ये चाइना को नहीं भूलना चाहिए कि विश्व के सहयोग से चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अगर बन सकता है तो विश्व का जब सहयोग हटेगा वहां से तो वो धरातल पे आ जाएगा। तो ये जो चाइना को जो आर्थिक रूप से भी उसको चोट पहुंचाने की जो बात है उसको भी हमें करना होगा, और ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। और मेरा ऐसा मानना, जहां तक अमेरिका के बारे में आपने पूछा है, अमेरिका ने ये असेसमेंट बहुत संक्षिप्त अवश्य किया है, लेकिन अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि चाइना का चैलेंज कितना बड़ा है। चाइना, जैसा कि अभी सोदी साहब कह रहे थे, ताइवान के विषय पर बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करता है और उसी तरीके से फिलीपींस के, अभी तक आपने देखा कि उसके जो वेसल्स को किस तरीके से चाइना ने अभी हाल के समय में हरास करने की कोशिश की। उसी तरीके से साउथ चाइना सी के जो अन्य छोटे देश हैं
उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में चाइना किस तरीके के इनकर्जन करता है। तो जो पूरे पैसिफिक ओशन में जो चाइना की जो विस्तारवादी गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका अपनी तैयारियां कर रहा है। बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह भी वहां पे तैनात कर रखे हैं। अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक बेसिस भी हैं गुआम में। यदि चाइना ने ताइवान पर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया तो अमेरिका का गुआम भी जो है थ्रेट में आ जाएगा और साउथ चाइना सी पर तो वो अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा। सेंकाकू आइलैंड जो जापान का है उसके लिए भी वो आगे बढ़ेगा। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर तो वो अवश्य ही उसकी कुदृष्टि है। तो ये अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चाइना का चैलेंज क्या है और मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है, चाइना भारत के विरुद्ध कोई बड़ी हिमाकत करता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। लेकिन इतना कहने के बाद ये मैं कहूंगा कि हमें किसी के ऊपर देखने की, किसी के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें खुद तैयार होना चाहिए। बहुत कम शब्दों में संजीव जी आखिरी एक रिएक्शन जय सोड साहब से और आपसे भी लेना चाहूंगी कि किसी के भरोसे रहना या किसी के बलबूते खड़े रहना, जैसा कि आपने कहा है कि अमेरिका हमारे साथ हो या तमाम जो और देश हैं वो हमारे साथ हों ना भी हों, तो भी भारत को इतना मजबूत चीन के खिलाफ कैसे होना होगा, किन नीतियों को अपनाना होगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी होगी और कैसे चीन की कमर तोड़नी होगी कि लगातार वो जिस तरह से बार बार सर उठा रहा है उसको कुचला जा सके। जी सोडी साहब आपसे। जी संजीव जी आप ही से शुरू करते हैं। अच्छा मेरे से जी जल्दी से सर दीजिएगा जवाब। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये जो हमें एक बहुत ही समन्वित तरीके से कार्य करना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए 3 तरीके की स्ट्रेटजी आवश्यक है। एक तो शॉर्ट टर्म में हमें अपने जो किसी भी तरीके की कंटिजेंसी युद्ध की स्थिति को डील करने के लिए अपने डिप्लॉयमेंट्स को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा। अगर चाइना अपने मिलिट्री को रोटेशन बेसिस पे बड़ी संख्या में तैनात कर रहा है तो भारत को भी ऐसी तैनाती करनी होगी, जो कि भारत कर रहा है। भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट किए हैं। सीमा पर गांव बसाने का कार्य हमने भी किया है। हाँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेक्निकली मैं कहूंगा, सीमा पर जो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको और तेज गति से आगे बढ़ाना होगा, उसको और जो धार देनी होगी। तीसरा जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, चाहे क्वाड का इनिशिएटिव हो चाहे वो अन्य इनिशिएटिव्स हो, उनके साथ भी हमें जो है लगातार जुड़ना होगा। आसियान के साथ अभी भारत ने पिछले वर्ष एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। आसियान के कई देशों में भारत ने अपने ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट किए थे अपने शिप के। अपने साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन से संबंधित जो हमारी नीति है वो लगातार प्रोएक्टिव होनी चाहिए। हमें भी अपने शिप्स को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइजेस के लिए लगातार वहाँ साउथ चाइना सी में भेजना चाहिए। और चाइना के ऊपर जो व्यापार जो चाइना जो भारत से करता है उसको कैसे कम किया जाए, उसकी डिपेंडेंसी भारत के लोगों की चाइना की वस्तुओं पर जो बन गई है उसको कैसे उसको नीचे लाया जाए। भारत के लोगों को भी इसमें मिल करके और सभी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग मिल करके चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करें। तो ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ी रणनीति होगी जिसकी वजह इसके माध्यम से हम चाइना को लगाम में रख सकते हैं और किसी युद्ध की स्थिति में उस पर विजय भी हासिल कर सकते हैं। जी जय सोडी जी, ये इसी पर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि बाइकॉट क्या नहीं किया जा सकता है? पूरी दुनिया अगर एकजुट हो जाए तो क्या चीन की औकात? वक्ता जी, जो 3 हमें सबसे बड़े कदम इस वक्त उठाने चीन के चैलेंज को निपटने के लिए, पहला है चीन के साथ व्यापार बहुत कम करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। आज की तारीख में चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में नंबर 2 देश पे है और 2030 तक वो नंबर 1 देश बन जाएगा। और आज की तारीख में भारत दुनिया में 15वें नंबर पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तीसरा, बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा रक्षा बजट को इंक्रीज किया जाए। आज की तारीख में हमारा रक्षा बजट 1.89% है, इसे बढ़ा के 3% करना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि हमारा एक डेवलपिंग देश है, हमें सामाजिक हमारी जिम्मेवारियां बहुत हैं, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो चुनौती है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की है। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि पूरी दुनिया मिलकर चीन को बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकती है व्यापार में, वक्ता जी ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सारे देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कई ट्रीटीज के सिग्नेटरी हैं। लेकिन जो एक चीज हो सकती है वो हर देश, खास करके भारत जिसके ऊपर एक युद्ध का बादल मंडरा रहा है चीन से, भारत के व्यापारियों को चीन से सामान को कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का इतना सफल नारा दिया है कि व्यापारियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, भारत के अंदर ही चीजों को बनाना चाहिए। बेशक उन्हें थोड़ा मुनाफा कम हो चीन से चीजें इंपोर्ट करके, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उन्हें सिर्फ भारत में बनी हुई चीजें ही बेचनी चाहिए। जी
बिल्कुल जी, सोडी जी आपका और संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बेहतर तरीके से समझाया कि आखिर चीन पर हम लगाम कैसे कस सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।